नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी और आरजेडी नेता तेज प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए किया गया पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। इस हमले में भारतीय वायुसेना के एक जवान की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व से इस बयान से सैनिकों का अपमान करने के लिए देशवासियों से माफी मांगने को कहा। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि ये फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और आज एक और ऐसा घटिया बयान ये तो दिया ही, इसके अलावा 26/11 के हमले पर जिस तरह का बयान महाराष्ट्र से आया है, एक और निंदा करने वाला है। माफी उनको मांगनी चाहिए। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? हमारी सेना को परमाणु हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करेगी? भारत को कमजोर करने की बात करेगी? जाति और क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का काम कांग्रेस करेगी? और यही नहीं, कांग्रेस तो अब ये भी मन बना रही है, और मैं 8 दिन से कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि देश को हल्फनामा देकर बताएं कि क्या स्त्री धन सुरक्षित है, रहेगा कि नहीं रहेगा अगर उनकी सरकार आएगी तो। उन्होंने कहा है कि वो एक सर्वेक्षण करवाएंगे, आपके परिवार में कितनी संपत्ति है, आपके कितनी संपत्ति है, आपके कितने गहने क्या संपत्ति है, तो बताएं क्या बहनों के मंगलसूत्र गहने ये सब गिने जाएंगे? क्या उनकी कान की बालियां और सारे सेट गिने जाएंगे? उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जो सैनिक देश के लिए शहादत देते हैं, जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के देश के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि ये एक स्टंटबाजी है, मैं समझता हूं कि ये पूरी सेना का, पूरे राष्ट्र का और हमारे
हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है जो साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। तो मैं कड़े शब्दों में उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उनको अपने इस बयान के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो राम भक्त हैं वो राष्ट्रभक्त भी हैं, जो जितना बड़ा राष्ट्रभक्त है वो उतना बड़ा राम भक्त है। मैंने पहले भी कहा है कि ये राष्ट्रभक्त और राम भक्त के बीच का रिश्ता है। राम भक्तों का लगातार अपमान करने का कांग्रेस का रवैया रहा है। उनकी सभी टिप्पणियों को ध्यान दे तो ये समझ सकते हैं कि वो राम भक्तों के साथ साथ हमारे सनातन देश का भी अपमान कर रहे हैं। जो राम भक्त है वह राष्ट्रभक्त भी है। जो जितना बड़ा राष्ट्रभक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्रभक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सब के सामने भी प्रस्तुत करती है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहां की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है और जो रामद्रोही है भारत का कोई भी जागरूक नागरिक उसके समर्थन में अपना वोट तो नहीं पोल करेगा। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहां उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन थे, राम भक्त थे। वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन, वे भी मोदी जी का घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर
या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडीए गठबंधन का ये कैरेक्टर है कि वह भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं। वह हर प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं जो भारत के बहुसंख्यक समाज जिसमें अपमानित महसूस करे। वहीं यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों वाहनों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। हमलावर शराब के नशे में थे और मौके पर हंगामा करते रहे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। घटना गौरीगंज थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वो दफ्तर के अंदर मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो अराजक तत्वों को मौके से दौड़ा दिया। फिलहाल हमलावर फरार हो गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना के संबंध में जानकारी ली। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला निकालकर उसमें सपा का झंडा लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर देवरिया जिले में क्षत्रिय महासभा के लोगों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में क्षत्रिय समाज के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई। सबका फोटो मूर्ति तोड़ा गया है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, एफआईआर नहीं किया जाएगा और जब तक वो माफी नहीं मांगे अखिलेश यादव, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ये मैनपुरी का है, जहाँ पे मूर्ति तोड़ के और भाले के जगह पे सपा का झंडा लगाया गया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उनके भाले को निकाल लिया गया, उसमें झंडा सपा का लगा दिया गया और योगी जी के बारे में तमाम उल्टी सीधी बात की गई। अरे आप बताइए, चुनाव चल रहा है, महाराणा प्रताप को यह देश भुला देगा? महाराणा प्रताप किस तरह लड़ाई लड़े थे, क्या क्या किए थे, जो इतिहास में हमको पढ़ाया जाएगा? ये सब इतनी, आप बताइए, घास की रोटी खा के मुगलों से लड़े थे। इतिहास, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे धैर्य की कोई परीक्षा न ले। वो हमारे भगवान हैं, हर घर में उनकी पूजा हो रही है। 9 तारीख को हर घर में उनकी तस्वीर रख के हर क्षत्रिय समाज में, हर परिवार में पूजा होगा। इतना गुंडई, यह गुंडई चलने नहीं दिया जाएगा। अरे वो जितने गुंडे थे उनको जेल में डाला जाए, उन पे एफआईआर हो, और नहीं होगा तो क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। संभल लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव वाले दिन पुलिस प्रशासन उनके लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, मतदान वाले दिन चुनाव को प्रभावित करने के आरोप में उनके एजेंट और वोटर को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिले के विभिन्न थानों में एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई। उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर लिख दिए जाएंगे। वहीं जौनपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नामांकन के आखिरी दिन बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। वहीं इंडिया वॉइस ने बसपा के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं श्याम सिंह यादव जी, जो कि जौनपुर के सांसद है। आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से जो है इनका टिकट फाइनल हो गया है और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने की खबर है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी ने आप पर भरोसा जताया। सांसद जी क्या कहेंगे? जरूर जताया है।
मुझे पिछली बार भी भरोसा किया था और मैं उस पर खड़ा रहा, और इस बार भी माननीय बहन जी ने मुझे भरोसा जताया और बहुत अच्छी तरह से जताया, क्योंकि रात को उन्होंने 1 बजे, हम तो बहुत निराश थे। निराश क्या, मैं तो पहले भी चुनाव न लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन इधर कुछ महीनों पहले किसी के वादे पर मैं मन ही मन तैयारी भी कर रहा था कि लड़ूंगा, और कुछ बातें ऐसी हुई जिससे कि मुझे थोड़ा हताशा और निराशा हुई, थोड़ा मैं दुखी भी था। और कल जब रात को 1 बजे माननीय बहन जी का टेलीफोन आया तो मैं फिर आह्लादित हूँ, खुश हूँ, हर्षोल्लास से, और फिर उसी जोश और उमंग से फिर कमर कस करके खड़ा हो गया। आगे क्या रणनीति रहेगी, जनता के बीच कैसे, क्या मुद्दा लेके जाएंगे? अरे जनता के बीच में क्या मुद्दा, जनता के बीच में मैं बताऊंगा कि मैंने कितना काम किया यहाँ पर, और जनता को अभी ये मालूम नहीं है, कहती फिरती है कि कोई काम नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, अभी मैं छपवा रहा हूँ, सबको बंटवाऊंगा कि जनता के बीच में मेरा 2 ही साल का पैसा मिला, जनता के बीच में इतने काम मैंने किए हैं। ये मड़ियाहों का फ्लाईओवर जल्दी करवाया, ये इलाहाबाद का नईगंज का फ्लाईओवर स्वीकृत कराया, काम शुरू हो गया है। आदमपुर का और खेतासराय का और शाहगंज का और मोगरा बासापुर का, बदलापुर का, सारे फ्लाईओवर मेरे कहने से माननीय रेल मंत्री ने और सड़क परिवहन मंत्री सेतु बंधु योजना में गडकरी साहब ने सैंक्शन कर दिए हैं। सबके ऊपर काम चल रहा है, आगड़न हो रहा है, गणना हो रहा है, टेंडर का प्रोसेस हो रहा है, अब सब देर सबेर बनेगी। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा 21 मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें दी पूरे ज़िले को। 21, 1-2 नहीं, 21, 5, 6, 7 किलोमीटर से सब बड़ी हैं। हमारे पहले किसी सांसद ने एक भी सड़क नहीं बनवाई है, और इतने देखिए लिस्ट लगी है ना, कितने लोगों को मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष से वो दिलाया है। श्रीकला जी, टिकट कटने का कारण क्या लग रहा है? वो मुझे नहीं मालूम है, वो मैं इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। वो लगता धनंजय सिंह का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, हर कोई आदमी अगर मेरे काम को देखेगा, मैं निर्विवाद रहा हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी सबसे दोस्ती है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी के साथ छल प्रपंच नहीं किया, मैंने किसी का एक पैसा नहीं दिया। 2 साल का जो पैसा था मेरा प्रधानमंत्री उसका एमपी लैड फंड का, उससे मैंने काफ़ी काम किया। उसके अलावा CSR फंड से किया, जो कि आज तक यहाँ के सांसद विधायक जानते ही नहीं थे। आप पूछ लीजिए कि किसी ने 1 रुपये का भी CSR फंड से, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, कि अपने तनहा अपने कोशिश से, जिसको आप जानते हैं कितना, 150 RO लगवाए मैंने 2,60,000 के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 22 स्मार्ट क्लास लगाए 6-6 लाख। आखिरी सवाल, अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा है, बीजेपी से कृपा शंकर सिंह। कहीं ना कहीं 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा एक साथ चुनाव लड़ी थी। देखिए भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि जौनपुर की जनता फिर मुझे अपना आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, और सभी लोग मुझसे खुश हैं। कुछ लोग किसी गलतफहमी में नाराज़ भी हो सकते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो समझें इस बात को कि मैं जितना कर सकता था उससे ज़्यादा ही किया, और शायद आने वाले दिनों में उससे भी ज़्यादा करूँगा। और बिल्कुल ये थे हमारे साथ जो है श्याम सिंह यादव सांसद जी का कहना है, जौनपुर की जनता हमको साथ और भरोसा देने जा रही है। फिलहाल जो है आने वाला समय बताएगा श्याम सिंह यादव पर जौनपुर की जनता कितना भरोसा करती है। विवेक कुमार, इंडिया वॉइस, जौनपुर। वहीं केसरगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां केसरगंज बहराइच बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर तरबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को करण भूषण सिंह ने बिना अनुमति के गाड़ियों का काफिला निकाला था, जिसके बाद STF टीम तरबगंज के प्रभारी डॉक्टर सुमित कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि बीते महीने पिता सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी चुनावी आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो
करण भूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह। इस दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इससे पहले उनके जो पिता हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। करण भूषण सिंह के खिलाफ बिना अनुमति के गाड़ियों का काफिला निकालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जब मन की बात हो सकती है तो मन की बारात क्यों नहीं। ये कहना है उन बेरोजगार युवाओं का जिन्होंने कल मैनपुरी में बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए एक अनूठी बेरोजगार बारात यात्रा निकाली और कहा कि हम ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी राज में तो हमारी नौकरी रोजगार की कोई उम्मीद नहीं बची, इसलिए असलियत में तो हमारी शादी या बारात की कोई आशा नहीं बची है। साथ ही उन्होंने लिखा कि देश भर के युवाओं ने मन बनाया है कि इस बार वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ही जिताएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना से एक मामला सामने आया है, जहां कुएं में 5 दिन से गायब युवक का शव मिला है। बता दें कि कुएं में शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, तो वहीं परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस पिछले 3 दिनों से हुए उसी कुएं में युवक की खोजबीन कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हुई है कि रात में फोन आया इसका 12:30 के लगभग, तो ये घर से चला गया और फिर लौट के नहीं आया। हमने सुबह थाने में वो किया, लेकिन वहाँ पे कह रहे थे कुछ कार्रवाई हो रही है। फिर दोबारा गए, दिन गए, सुबह भी आए हैं तो दिन में देखते रहे, नहीं मिले। 1 बजे के लगभग यहाँ कपड़े जूते मिले हैं। फिर उसके बाद वहाँ बताया तो वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, आए हैं। हम गए थाने, सब कुछ किया है। 2-2 घंटे 5-4 घंटे हम थाने में बैठे रहे हैं। बस बोल रहे थे आप ही का काम हो रहा है, बस बोल रहे थे कि हम पूछताछ की बस कर रहे हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं। 3-4 दिन से बराबर कांटा डाल रहे हैं। वहीं मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17,80,000 से ज्यादा है। साथ ही मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1,603 है। मतदान स्थलों की संख्या 2,090 से ज्यादा है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,60,722 है। महिला मतदाताओं की संख्या 8,26,380 है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी लोकसभा 5 विधानसभा में शामिल है। तो खबर मैनपुरी से है, जहां तीसरे चरण के चुनाव को देखते हुए मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी में कल यानी 7 मई को वोटिंग है। ऐसे में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई और अपने केंद्रों तक पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मैनपुरी में चुनाव को देखते हुए तैयारियां जारी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।